हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीएलजी कॉमर्स क्लासेज, नमक कटरा, भरतपुर। स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी? चलिए, तो हम अभी 12th इकोनॉमिक्स की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक चैप्टर की बात करते हैं, बेसिक टॉपिक की बात करते हैं। तो अर्थशास्त्र के पिता, प्रेजेंट टाइम में जो हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उसके फादर हैं एडम स्मिथ। 1776 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, एक बुक राइट की थी उन्होंने, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। मैं रिपीट कर रहा हूँ, बुक का नेम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो एडम स्मिथ ने 1776 में सबसे पहले प्रेजेंट टाइम इकोनॉमिक्स जो हम पढ़ते हैं उसके बारे में इस पुस्तक में लिखा था। ठीक है, तो आधुनिक अर्थशास्त्र के फादर कौन कहलाते हैं? एडम स्मिथ। ठीक है, अच्छा, इसके बाद टाइम आगे बढ़ता गया। सन 1929 में मंदी का दौर सभी इकनॉमी में स्टार्ट हुआ, जो कि विश्व की अब तक की सबसे बड़ी मंदी थी और उसका प्रभाव 1929 से लेकर के और 1933 तक रहा। तो उस मंदी का नाम दिया गया तीसा की महान मंदी। क्या नाम दिया था बच्चों? तीसा की महान मंदी। ये ईसा नहीं है, ध्यान रखना है विशेष। बच्चे क्या करते हैं, अच्छा ईसा की महान मंदी, नहीं, इसका नाम क्या था? तीसा की महान मंदी। अच्छा, उस समय हमारे जो डेटा थे, आंकड़े थे, वो ज़्यादातर नहीं लिखे जाते थे। तो सन 1933 में एक अर्थशास्त्री और आए जिनका नाम था रेगनर फ्रिस। क्या नाम था? रेगनर फ्रिस। तो रेगनर फ्रिस ने पहली बार माइक्रो और मैक्रो यानी कि व्यष्टि और समष्टि, इन शब्दों का प्रयोग पहली बार किया था। किसने किया था सबसे पहले? रेगनर फ्रिस ने। इसके बाद अच्छा, इन्होंने रेगनर फ्रिस ने सबसे पहले इन शब्दों को प्रयोग में लिया था, माइक्रो मैक्रो यानी कि व्यष्टि और समष्टि। बाकी और कुछ इसके आगे इन्होंने कहानी इनकी नहीं बढ़ाई थी। सन 1936 में फिर एक अर्थशास्त्री और आए जिनका नाम था जॉन मिनार्ड कीन्स। बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं जॉन मिनार्ड कीन्स। दुनिया के अब तक के सबसे बड़े सट्टेबाज कहे जाते हैं। सट्टेबाज वो नॉर्मल सट्टा नहीं, जो नॉर्मल सट्टा खेला जाता है, जो आप लोग समझ रहे हो वो वाला सट्टा नहीं। ठीक है, हाँ, ये सट्टेबाज इसलिए थे क्योंकि इनको सभी ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी भी देश हैं उन सभी के मार्केट की इतनी नॉलेज थी, इकोनॉमी की इतनी नॉलेज थी कि आने वाले समय में किस देश की करेंसी क्या होने वाली है उसके बारे में ये पहले ही बता देते थे। ठीक है, तो इसलिए ये सट्टेबाज कहे जाते थे। इन्होंने भी 1936 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। क्या नाम था? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। एम्प्लॉयमेंट, मनी, ये सारी चीज़ें रिलेट कर रही थी इस मंदी के दौर को। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके इन्होंने इस बुक में एम्प्लॉयमेंट, मनी, इन सभी से संबंधित बातें डिटेल में की थी। तो 1936 में जॉन मिनार्ड कीन्स ने अर्थशास्त्र से समष्टि अर्थशास्त्र को अलग कर दिया और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र के दो पार्ट हो गए, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम थोड़ा सा व्यष्टि और समष्टि के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये व्यष्टि और समष्टि क्या है। व्यष्टि को इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रो अर्थात सूक्ष्म, माइक्रो अर्थात सूक्ष्म। जैसे कि
हम बात करें भरतपुर मिष्ठान भंडार के समोसे, जानते हैं सभी, कोतवाली पर। एकदम गरम गरम समोसे दोने में, ठीक है, चटनी सॉस। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर भूख लगने लग गई। अच्छा। तो भरतपुर मिष्ठान भंडार के समोसे, पूरे दिन में भरतपुर मिष्ठान भंडार वालों ने जो समोसे बेचे, अगर हम उनकी बात करें तो ये कौन सा अर्थशास्त्र हुआ? व्यष्टि। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कितने विक्रेता हुए? सिर्फ एक अकेला विक्रेता हुआ, तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र का पार्ट हुआ। दूसरा होता है समष्टि अर्थशास्त्र, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। समष्टि अर्थशास्त्र, व्यापक अर्थशास्त्र, इसका अर्थ होता है विशाल। ठीक है, तो भरतपुर में जितने भी समोसे वाले हैं, भरतपुर में जितने भी समोसे वाले हैं, अगर सभी की हम बात करें, सभी ने एक दिन में कितने समोसे बेचे, तो वो किस में शामिल होगा? समष्टि अर्थशास्त्र में। यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र में एक ग्रुप होगा और व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक इकाई की बात करेंगे। क्लियर है? तो ये हमारा कुछ बेसिक पार्ट था इकोनॉमिक्स का। एक बार फिर से ये चेक कर लो, क्लियर हुआ सभी का? समझ में आया है? अगर किसी को भी इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। ठीक है, चलिए बेसिक आपको याद करना है सभी को।